चंट जेठानी बनी नई बहू की सौतन। मिताली हड़बड़ाती हुई कमरे की ओर कदम बढ़ाते हुए कमरे में आती है। नायरा, अब तक तेरी लीपा पोती पूरी नहीं हुई। बारात लड़के वालों के घर से घंटा भर पहले निकल गई है। माँ, सारी गलती सरासर आपकी है। किसने कहा था आपको सस्ती पार्लर वाली बुक करने को? देखो, पूरा का पूरा हुलिया बिगाड़ दिया उसने आपकी बेटी का। आप मुझे 2 मिनट दो, मैं जल्दी से मेकअप करके मंडप में आती हूँ। नायरा जल्दी से मेकअप करके अपनी माँ मिताली के साथ मंडप में आती है। तभी बारात गाजे बाजे की गूंज के साथ दरवाजे के अंदर आती है और दूल्हे के सहरे में सजा दीक्षांत जैसे ही मंडप की तरफ बढ़ता है कि उसकी भाभी चांदनी उसकी शेरवानी सही करती है। अरे जरा ठहरिए देवर जी। हाँ, ये हो गई आपकी शेरवानी सही। चांदनी को दीक्षांत के इतने करीब देखकर नायरा कुड़कुड़ाती हुई अपनी माँ से बोलती है, माँ, कौन है ये चांडाल चुड़ैल? देखो तो कैसे सूट बूट सही करने की बहानेबाजी से मेरे दीक्षांत के करीब चिपके हुए है। पता नहीं, पर ये नियत की खोटी नजर आ रही है। अरे बावली हो गई है क्या? जो जी में आ रहा है बक रही है। अरे वो तेरी जेठानी है, दामाद जी की भाभी। अपनी माँ की फटकार सुनकर नायरा चुप हो जाती है। जिसके बाद नायरा और दीक्षांत जैसे ही जयमाले के लिए स्टेज पर चढ़ते हैं, चांदनी भी दीक्षांत के बगल में आकर खड़ी हो जाती है। हेलो नायरा, मैं चांदनी हूँ, दीक्षांत की भाभी और नाते में तुम्हारी जेठानी। जानती हूँ जेठानी जी। अब अगर आपने अपना परिचय दे दिया तो नीचे उतर जाइए। नायरा का उखड़ा हुआ रवैया देखकर चांदनी चिढ़कर नीचे उतर जाती है। जिसके बाद जयमाले की रस्म पूरी हो जाती है। कुछ ही देर के बाद दोनों की शादी हो जाती है और विदाई के वक्त चांदनी अपनी देवर और देवरानी के बीच में जाकर बैठ जाती है, जिसे देखकर नायरा बोलती है, जेठानी जी, बाकी की गाड़ियां तो बिल्कुल खाली पड़ी है, फिर भी आप हमारे बीच आकर बैठ गई। हाँ, वो हुआ यूं देवरानी जी कि सारी गाड़ी पहले ही ससुराल के लिए रवाना हो गई और मैं पीछे छूट गई। फिर बच गई थी दूल्हे की गाड़ी, इसलिए इसमें सवार होना पड़ा। हाँ नायरा, वैसे भी कुछ ही देर की बात है। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की आंखें पढ़ते हुए मन ही मन फुसफुसाना शुरू कर देती है। बहुत तेवर दिखा रही थी स्टेज पर। शायद तुम्हें पता नहीं देवरानी जी, चांदनी क्या चीज है। तुम्हारी आंखें साफ बता रही है कि तुम अपनी जेठानी को यहाँ देखकर राख हो रही हो। अच्छी चाल चली है जेठानी जी, मगर अब तक तुमने अपनी देवरानी का दाव देखा नहीं। बस अब मुझे ये जानना है कि जेठानी जी के दिमाग में दीक्षांत को लेकर कौन सी खुराफाती खिचड़ी पक रही है। अगर मेरा शक सही साबित हुआ तो इसी राख में तुम्हें खाक न किया तो मैं भी नायरा नहीं। कुछ ही देर में गाड़ी नई बहू के ससुराल के बाहर आकर रुकती है, जहां आरती की थाली लिए खड़ी सास बोलती है, नई बहू, इस कलश को अपने दाहिने पांव से उड़ेलकर भीतर आ जा। जी माँ जी। इतने के बाद अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू हो जाती है, मगर चांदनी की नजर अभी दीक्षांत पर टिकी थी। ये जेठानी जी दीक्षांत को ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही है, जैसे खा ही जाएगी। जी तो कर रहा है कि जेठानी जी की आंखें नोचकर चील कौओं को खिला दूं। अरे क्या हुआ नई बहू, तेरा ध्यान कहाँ है? दीक्षांत ने तुझे हरा दिया। जाने दीजिए माँ जी, शायद मेरी देवरानी जी शय को मात देना नहीं जानती। जी नहीं भाभी, आप अपनी देवरानी को कच्ची खिलाड़ी समझने की भूल कर रही हैं। मुझे खेलना भी आता है और जो मेरा है उसे छीनना भी आता है। अपनी देवरानी का जवाब सुनकर चंट जेठानी जल भुनकर राख हो जाती है और शादी की रात जैसे ही नायरा दीक्षांत के करीब आने की कोशिश करती है, तभी दीक्षांत उसे दूर करते हुए कहता है। अपने पति का बेरुखा बर्ताव देखकर नई बहू के मन में खिटपिट शुरू हो जाती है और अगली सुबह जेठानी उसे छेड़ते हुए बोलती है, क्या हुआ नायरा, शादी की पहली सुबह ही तुम्हारा मुंह क्यों सूजा हुआ है? लगता है देवर जी के कांधे का तिल देखने को नहीं मिला क्या? अपने चंट जेठानी की ये बात सुनकर नायरा भौहें चढ़ाकर सुलगते हुए कहती है, ये बात आपको कैसे पता जेठानी जी? मुझे तो बहुत कुछ पता है, पर छोड़ो। नायरा वहां से फुसफुसाते हुए अपने कमरे में चली आती है और चिल्लाकर बोलती है, शर्ट उतारो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? देख क्या रहे हो? शर्ट उतारो। अरे सुबह सुबह जुनून जाग गया क्या?
कम से कम ये तो देख लो कि दरवाजा खुला हुआ है। मैं कोई तुम्हारी इज्जत नहीं छीन रही, कुछ देखना है सीधे खड़े रहो और शर्ट उतारो। जैसे ही दीक्षांत शर्ट के बटन खोलता है उसके कंधे पर वही तिल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो आग बबूला होकर सभी को बुलाहट देती है। सासू माँ, ससुर जी, जेठ जी, कहाँ है? सभी जल्दी से यहाँ आइए। अरे क्या हुआ नई बहू, सुबह सुबह क्यों हल्ला मचा रखा है? हाँ देवरानी जी, ये तुम्हारा चेहरा लाल पीला क्यों हुआ पड़ा है? पहेलियां मत बुझाओ जेठानी जी, आप जो मेरी सौतन बनी बैठी हैं, तो भला मेरे चेहरे पर खुशियाँ कहाँ से होगी? नायरा, तुम होश में तो हो? मैं तो होश में हूँ जेठ जी, मगर शायद आपको पता नहीं कि आपके पीठ पीछे आपकी पत्नी अपने देवर के साथ सेटिंग करके मेरी सौतन बनी बैठी है। अरे नई बहू, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? देवर भाभी का रिश्ता माँ बेटे के बराबर होता है और तू इन्हीं पर लांछन लगा रही है। तेरे पास कोई सबूत है? माँ जी, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो जेठानी जी को कैसे पता कि मेरे पति के कंधे पर तिल है? अरे घनचक्कर, देखा होगा कभी दीक्षांत को बॉडी बनाते। बेवकूफ, बात का पतंगड़ बना दिया। अब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर और चाय बना, सवेरे सवेरे सर में दर्द दे दिया। इसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं और चंड जेठानी कहती है, मैंने तो तुम्हें सिर्फ झूठी हवा दी थी देवरानी जी, मगर तुम तो सच मुझ में सुलग गई। इस तरह देवर और जेठानी के चक्कर की बात कुछ दिनों में दब जाती है, मगर कहते हैं ना कि सच को चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश क्यों न करो, वो एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। एक रात नायरा को गहरी नींद में पाकर दीक्षांत कमरे से निकलकर अपनी भाभी के कमरे में आता है। तभी नायरा खिड़की पर खड़ी होकर उसकी बातें सुनने लगती है। कितनी देर लगा दी दीक्षांत, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या करूं यार, वो नायरा रात भर उल्लू की तरह जगराता किए रहती है, वरना दीक्षांत चांदनी से अकेले मिलने का चांस छोड़ता है क्या? जमाने के लिए भले ही भाभी माँ के समान होती है, मगर इस दीवाने देवर के लिए तो तुम दिलरुबा हो। दोनों देवर भाभी इस बात से बेखबर थे कि बाहर खड़ी हुई नई बहू ने फोन में उनकी पूरी वीडियो बना ली है, जिसके बाद सभी लाइट जल उठती है और ससुराल के लोग वहां जमा हो जाते हैं, जिसे देखकर दोनों देवर भाभी शर्म से तरबतर हो जाते हैं। संजीव, संजीव, आप? क्या हुआ चांदनी, शब्द साथ नहीं दे रहे हैं ना? हा? तुम जैसे बेशर्म लोगों ने रिश्तों का नाम मिट्टी में मिला दिया है। और दीक्षांत, तू तो मेरा सगा भाई था ना, फिर तेरे कदम कैसे डोल गए? इससे पहले कि दीक्षांत अपनी सफाई पेश करता, गिरधारी उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। नामुराद, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे खून का कतरा मेरे मुंह पर कालिख पोत देगा। निकल जाओ यहां से और कभी अपना मुंह मत दिखाना। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। नायरा, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। मैं बहक गया था। तुम बहक गए थे इसलिए कि तुम मर्द हो? हाँ, अगर यही गलती मुझसे हुई होती तो क्या तुम मुझे अपनाते? शायद नहीं। इसीलिए आज मैं सुहाग और स्वाभिमान में से अपने स्वाभिमान को चुनती हूँ। जो इंसान एक बार बहक सकता है, वो बार बार उसे दोहराए पर नजर आता है। मैंने कहा था ना जेठानी जी, मैं आपका पर्दा फाश करके रहूंगी। आज आपका कच्चा चिट्ठा सभी के सामने है। इतने के बाद नायरा सभी रिश्ते नाते तोड़कर ससुराल से चली जाती है और संजीव भी चांदनी से तलाक ले लेता है। मगर देवर भाभी का एक गलत रिश्ता 4 जिंदगियां बर्बाद कर देता है। कड़वा कथन है, मगर रिश्तों की डोर उस कच्चे धागे की जैसे होती है जो भरोसे के गांठ पर टिकी होती है, जिसे बनाने में जिंदगी बीत जाती है मगर टूटने में सिर्फ एक लम्हा लगता है। माँ, मुझे मत मारो। माँ, आप मुझे क्यों मार रही हो? मैंने ऐसा क्या किया है माँ? अरे तूने नहीं, तेरी इन दोनों आंखों ने किया। अरे क्या जरूरत थी तुझे मेरे कमरे के बाहर खड़े होने की? मैंने तुझे बोला था ना कि मेरे कमरे के बाहर दिखाई मत दियो। माँ, इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो आपके लिए खाना बनाकर लाए थे। लेकिन कुछ नहीं। कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, खास तौर पर अपने पिता को तो इसके बारे में बताना भी मत, नहीं तो अंजाम और भी बुरा हो सकता है। तभी राधिका के कमरे से एक आदमी निकलकर बाहर आता है और राधिका को गले से लगाकर कहता है, अरे डार्लिंग, इन बेचारे बच्चों को क्यों डांट रही हो? छोड़ दो इन्हें। चलो, अब मेरे जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं चलता हूँ। अरे मैं इन्हें डांट नहीं रही हूँ, मैं तो इन्हें अच्छी बातें सिखा रही हूँ। अच्छा, तो फिर कल शॉपिंग मॉल में मिलते हैं।
अनुज राधिका को गले से लगाकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद राधिका भी अपने कमरे में चली जाती है। मुझे माँ की ये सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आखिर माँ हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? काश काश हम इनके बारे में अपने पिता को बता पाते। अनुज और वंशिका दोनों भाई बहन अपनी माँ के डर से रो रहे होते हैं। आखिर ऐसा क्या था जो वो दोनों अपने पिता को बताना चाहते थे, लेकिन माँ के डर के कारण वो अपने पिता को कुछ भी नहीं बता पाए। इस कहानी को समझने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। राधिका, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से सब कुछ बदल गया है। मैंने बहुत ही कम समय में इतनी अच्छी तरक्की की है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अजी, आप ऐसा क्यों सोचते हो? ये सब तो आपकी ही वजह से हुआ है। आपने दिन रात जो एक किए हैं। लेकिन मुझे सहारा तो तुमने ही दिया था। ऐसा कहकर हेमंत राधिका को गले से लगा लेता है। उनकी शादी को धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं, जिसके चलते उन्हें 2 बच्चे भी हो जाते हैं। एक का नाम वंशिका और एक का नाम सूरज होता है। राधिका अपने पति हेमंत और अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रही होती है। अब वंशिका और अनुज भी बड़े हो जाते हैं। तभी एक दिन हिमालय से हेमंत का दोस्त अनुज आता है। अरे मेरे भाई, कितने सालों बाद तुझे देख रहा हूँ। तुझे देखकर मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। हाँ हाँ, ये तो है ही। तुझे भी देखकर मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। हम दोनों कितना खेला करते थे एक साथ। तभी हेमंत की पत्नी राधिका चाय लेकर आती है। जैसे ही राधिका अनुज को देखती है, वह उसे देखती ही रह जाती है, क्योंकि अनुज बहुत ही सुंदर और स्मार्ट था। वहीं अनुज भी राधिका को देखता ही रह जाता है। अरे अनुज, ये तेरी भाभी है और ये दोनों हमारे बच्चे हैं। अरे वाह, क्या बात है। लगता ही नहीं कि भाभी 2 बच्चों की माँ भी है। बिल्कुल मेंटेन कर रखा है अपनी खूबसूरती को। आजकल की लड़कियां तो शादी से पहले भी इतनी खूबसूरत नहीं लगती। हाँ हाँ, ये तो है ही। मेरी राधिका बहुत खूबसूरत है और इसके शुभ पैरों ने मेरी तरक्की को और भी बढ़ा दिया है। हेमंत और अनुज दोनों ही आपस में बातें करते रहते हैं, जिसके चलते अनुज का पूरा ध्यान राधिका के ऊपर ही होता है। ऐसे ही धीरे धीरे अनुज अब हेमंत के घर में आना जाना शुरू कर देता है और अपनी बातों के जाल में वह राधिका को फंसा लेता है। अनुज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या कहा? तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो? हाँ हाँ, जो तुम चाहो। मुझे हेमंत की बर्बादी चाहिए। क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? अगर आज तुमने मना किया तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। राधिका अनुज को हाँ कर देती है, जिसके बाद वह दोनों मिलकर हेमंत को बर्बाद करने पर लग जाते हैं। राधिका धोखे से हेमंत के सिग्नेचर उसके बिजनेस के पेपरों के ऊपर करवा लेती है और सारे पेपर अनुज के नाम कर देती है। इस बात की हेमंत को कानों कान खबर भी नहीं होती। राधिका, ये सब क्या हो गया? एक पलक झपकते ही सब कुछ खाक में मिल गया। कहा तो मैं करोड़पति था और अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। राधिका हेमंत को झूठा दिलासा देते हुए कहती है, अजी आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी, आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। उस दिन के बाद से बेचारा हेमंत एक टूटे फूटे मकान में रहने लगता है और मजदूरी करके अपने दोनों बच्चों और राधिका का पेट पालना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ राधिका हेमंत के जाने के बाद अपने घर पर अनुज को बुला लिया करती, जिसके चलते एक दिन वंशिका और सूरज अपनी माँ को अनुज के साथ देख लेते हैं। माँ, आप ये क्या कर रही हो? क्या आप मेरे पिता को धोखा दे रही हो? राधिका वंशिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारते हुए कहती है। बड़ी कैंची की तरह तेरी जुबान चल रही है। अगर एक भी शब्द तूने और निकाला तो तेरी जुबान को काटकर फेंक दूंगी। राधिका अपने दोनों बच्चों को बहुत मारती है, जिसके बाद वह अपने बच्चों को अपना मुंह बंद करने के लिए डराती और धमकाती है। अगर ये बात तुम्हारे पिता तक पहुंची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम दोनों को मार दूंगी। तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता भी इस दुनिया से चलते बनेंगे। बस कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए ले जाऊंगा। उसके बाद तुम और मैं खुशी खुशी रहेंगे। एक दिन अनुज राधिका को शॉपिंग करवाने के लिए मॉल लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ से हेमंत मजदूरी करके वापस अपने घर की तरफ लौट रहा होता है, जहां वह एक शोरूम के अंदर राधिका को अनुज के साथ जाते हुए देखता है। अरे, ये राधिका अनुज के साथ क्या कर रही है? चलो कोई नहीं, शायद कुछ जरूरी काम होगा। हेमंत जब वापस अपने घर लौटता है तो वह अपने बच्चों को रोता हुआ देख उनसे पूछता है, अरे बच्चों, तुम इतनी बुरी तरह क्यों रो रही हो? आखिर क्या बात है? वंशिका और सूरज दोनों मिलकर अपने पिता को सारी सच्चाई बता देते हैं कि किस तरह हेमंत की शादी पत्नी ने उसके साथ इतना बड़ा गेम खेला। हेमंत तुरंत पुलिस थाने जाता है और अपनी पत्नी और अपने दोस्त के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा देता है। पुलिस साहब, इस पूरी वारदात के चश्मदीद गवाह मेरे दोनों बच्चे हैं। मैं बस
आपसे अपने दोनों बच्चों और अपने लिए इंसाफ चाहता हूँ। हेमंत की कंप्लेंट पुलिस दर्ज कर लेती है, जिसके बाद पुलिस अनुज और राधिका को 400 BC के तहत गिरफ्तार कर लेती है। राधिका, मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया, लेकिन तुमने तो मेरी पूरी मेहनत बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता था, लेकिन तुमने तो मेरी बर्बादी का इतना बड़ा खेल खेल दिया, और उस खेल में तुमने मेरे बच्चों को इतना टॉर्चर किया कि इसे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे डिवोर्स मत दीजिए। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं बहक गई थी, इस आदमी ने मुझे अपनी बातों में बहका लिया था। तुम ना तो एक अच्छी माँ बन सकती हो और ना एक अच्छी पत्नी। अब तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मैं अपने बच्चों को अपने बलबूते पर पाल लूंगा। पुलिस राधिका और अनुज को जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है, जिसके बाद हेमंत को उसके बिजनेस का पूरा हिस्सा वापस से मिल जाता है और वह अपने बच्चों को खुद अच्छी परवरिश देने लगता है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। महेश, कमला, पायल तीनों लोग ठंड से कांपते हुए बीमार लेटे हुए थे, जिन्हें देखकर गौरव कहता है, पीहू, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज देखो मेरे घर में सबकी हालत कैसी है। इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें अपना तो होश नहीं है, कम से कम मेरे परिवार का तो ख्याल रखती। लेकिन नहीं, अपने शौक को पूरा करने के चक्कर में तुमने मेरा परिवार को नजरअंदाज कर दिया। गौरव, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। आखिर पीहू का पति उसे इस तरह से क्यों कोस रहा था? आखिर उसने ऐसी क्या गलती की थी जिसका खामियाजा उसके ससुराल वाले भुगत रहे थे? ऐसे कौन से शौक को उसने पूरे किए जिसके चक्कर में परिवार की ये हालत हुई और उसने माफी मांगी? पूरी बात क्या है, ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहाँ शादी से पहले पीहू एक मॉडर्न जमाने की लड़की थी। पीहू को अलग अलग तरह के कपड़े पहनना और उनकी शॉपिंग करना बहुत पसंद था। कुछ समय बाद उसकी गौरव नाम के लड़के से शादी हो जाती है, जिसके बाद अपने ससुराल को वो संभाल तो लेती है, पर अपने शौक को कायम रखती है। ऐसे ही एक दिन अपने पति को टाई बांधकर कहती है, गौरव जी, आज आप कितने अच्छे लग रहे हैं ना। आप पर ये टाई बहुत सूट कर रही है और मैंने आपके लिए चीज सैंडविच भी बनाया है, चलिए खा लीजिए। क्या बात है, इतना मक्खन क्यों लगा रही हो? मुझसे कुछ चाहिए क्या? कहीं पैसे तो नहीं चाहिए? आप कितने इंटेलिजेंट हैं, बिल्कुल सही समझे। वो मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे शॉपिंग करने के लिए, कुछ जरूरी सामान लाना है। अरे यार पीहू, तुम्हें पिछले हफ्ते सिर्फ 5 दिन पहले ही मैंने 8,000 रुपए दिए थे, जिसकी तुम भरमार शॉपिंग करके लाई हो। अरे तभी सब कुछ ले लेती, मैं इतना कैसे लुटा लूंगा? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जाओ। आप ऐसे करेंगे? पीहू बेचारा सा फेस बनाकर अपने पति के इर्द गिर्द मंडराकर नाच गाकर मनाने लगती है। मेरे स्वीटू, मेरे जानू, मेरे सोना, मेरे मजनू, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। जिंदगी बर्बाद हो गया। इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। हे भगवान, क्या करूं इस लड़की का? अरे करता हूं तुमसे प्यार, बहुत प्यार करता हूं, इसलिए तो लौट जाता हूं। ये लो 5,000 रुपए। ये अब शॉपिंग करूंगी। पर गौरव जी, ये थोड़े से पैसे कम हैं, थोड़े से और दे दो। यही है मेरे पास, लेना है तो ले लो। अच्छा ठीक है, मैं इसी से ही काम चला लूंगी। दिसंबर का महीना आ गया, मुझे ठंड लग रही है, मेरे लिए वार्म इनर ले आना। जी ले आऊंगी। थोड़ी देर में पीहू सभी का ब्रेकफास्ट लगा देती है। शॉल को ओढ़े ठिठुरती हुई सास कमला बैठकर कहती है, अरे बहू, ठंड तो बढ़ती जा रही है, तू कभी कभार नाश्ते में कोई गर्म चीज बना लिया कर। माँ जी, आलू के पराठे, चाय, ये सब गर्म ही तो है। मेरे कहने का मतलब है जैसे सूप, अदरक, तुलसी डालकर चाय बना ले, गोंद के लड्डू बना ले। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी। फिलहाल ये सब खा लीजिए, वरना ठंडा हो जाएगा। अरे बहू, ठंड बहुत बढ़ती जा रही है, बाजार जाए तो मेरे लिए टोपा ले आइयो, कानों में बहुत दर्द होता है, कान दुबकाने हैं मुझे। अरे हाँ भाभी, आप जाओ तो मेरे लिए भी मफलर और ग्लव्स ले आना, कॉलेज जाते वक्त हाथ बहुत सुन्न हो जाते हैं। ठीक है, ले आऊंगी। अच्छा पीहू, जो सबने कहा है वो सब लेकर आ जाना तुम, ठीक है? अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। ऐसा कहकर गौरव ऑफिस चला जाता है। सब नाश्ता कर लेते हैं, फिर भी सारा काम खत्म करके बहू चश्मा लगाए जीन्स टॉप पहनकर शॉपिंग के लिए जाती है कि सास बोलती है, अरे भैया, हीरोइन बनकर कहाँ जा रही है तू? और इतनी ठंड हो रही है, कुछ शॉल वॉल ओढ़ ले।
अरे नहीं माँ जी, मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता। वैसे मैंने ये जैकेट पहन लिया है, ये मेरे लिए काफी है। अच्छा माँ जी, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, आप आराम करना। ठीक है बहू, जल्दी आ जाना और अपने पापा जी का और पायल का सामान ले आना। सास की आधी बात सुनकर पीहू घर से निकल जाती है। मॉल पहुंचते ही वो वहाँ इतनी सुंदर सुंदर चीजें देखकर कहती है, अरे वाह, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है। 3000 की, कोई बात नहीं, मैं ले लेती हूँ। बाकी के पैसे उनके ATM से निकाल लूंगी। आखिरकार उनका कार्ड जो लेकर आई हूँ। अरे वाह, ये सैंडल भी अच्छी लग रही है और ये कालीन भी अच्छा है। हाँ, ये सब ले लेती हूँ। ये बोलकर पीहू वो सारी चीजें खरीद लेती है जिसकी उसे जरूरत भी नहीं थी और उन सामान को लेती ही नहीं है जो उसके परिवार वालों ने मंगाया था। हाथों में शॉपिंग बैग लिए पीहू घर आती है तो महेश कहता है, अरे बहू, इतना सारा सामान लेकर आई है, जरा हमें भी तो दिखा। हाँ भाभी, हमें भी दिखाओ। हाँ हाँ जरूर, ये देखिए पापा जी, ये टी सेट लेकर आई हूँ, ये वेलवेट वाली कालीन लेकर आई हूँ और ये सीनरी है। अच्छी लगेगी ना जब हम इसे इस वाले वॉल पर लगाएंगे। और ये मैंने अपने लिए गाउन खरीदा है और उसके साथ ये सैंडल्स। देखो पायल, उफ, इतनी सारी शॉपिंग करके तो मैं थक गई हूँ, तो बस ये सब सामान लिया था मैंने। बहू, इसमें से एक भी काम की चीज नहीं है, अभी हमें इन सब की जरूरत नहीं है। खैर वो छोड़, तूने अपने पापा जी का टोपा नहीं दिखाया। पायल ने मफलर मंगाया था, दस्ताने मंगाए थे, वो सब कहाँ है? हाँ बहू, मैंने टोपा मंगवाया था तुझसे, भूल गई क्या? सॉरी पापा जी, मैं ये सब सामान लेने के चक्कर में आप दोनों का मंगाया वो सामान भूल गई। कोई बात नहीं, दोबारा बाजार चली जाऊंगी तो आपका पक्का से ले आऊंगी सामान। चलो कोई बात नहीं, एक दिन और सही। भाभी और वेट मत कराना, कल पक्का ले आना, सर्दी बहुत पड़ रही है। पापा के बारे में भी तो सोचो। ये सब सामान ले आई, अब कल ले आऊंगी। दीदी हैं तो सर पर चढ़कर सुना रही हैं मुझे सबके सामने। ऐसा कहकर पीहू अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन भी पीहू बाजार शॉपिंग करने जाती है तो उनका सामान नहीं लाती और बेफालतू की चीजें ले आती है। तब भी वो बहाना मार कर घर वालों से पीछा छुड़ा लेती है। ऐसा करते करते पीहू को 2 हफ्ते बीत जाते हैं। जनवरी का महीना लगने पर ठंड और बढ़ जाती है, पर पीहू ने अभी तक उन दोनों को वो सामान लाकर नहीं दिया था। तभी कांपते हुए कमला कहती है, अरे बहू, ठंड तो दिन पर दिन और बढ़ती जा रही है, अब और नहीं रहा जाता, हाथ पैर काटते हैं। ऐसा कर 2 हीटर ले आ, तेरे पापा जी और मैं ठंड से सिकुड़ जाते हैं। और हाँ, अब की बार भूलना मत, तूने अभी तक उन दोनों का सामान नहीं लिया। पायल के हाथ सोचने को आए हैं। मफलर दे देती तो ऐसा ना होता, बेचारी रोज तेरे इंतजार में बैठी रहती है। पक्का माँ जी, पक्का, हमेशा शॉपिंग करने जाती हूँ और जरूरत की चीजें भूल जाती हूँ। आज मैं हीटर के साथ बाकी सामान भी ले ही आऊंगी। ऐसा कहकर तो वो फिर से बन ठन कर शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है। वहाँ उसकी सहेली मिल जाती है जो उसे क्लब में ले जाती है। शाम के 7 बज जाते हैं। अपना शॉपिंग का सामान लिए घर वापस लौटती है तो गौरव को गुस्से में और उन तीनों को बीमार बहुत कपड़े पहने हुए देखकर कहती है, अरे गौरव जी, आज आप 7 बजे ही आ गए, रोज तो आप 9 बजे आते हैं। तभी गुस्से में गौरव एक चाटा पीहू को मार कर कहता है, फालतू की बात छोड़ो, मेरे माँ बाप और मेरी बहन को देखो। देखो कितने ठंड से तीनों कांप रहे हैं। मेरी बहन की उंगलियां सूज गई हैं, पिताजी के कानों में दर्द हो रहा है और माँ को बुखार आ गया है। इन सब ने तुमसे मेरे सामने ही कुछ न कुछ मंगाया था और उसके बाद भी कितनी बार कहा, पर तुमने इनका जरूरत का सामान लाकर नहीं दिया। 1 महीना हो गया, इतने में तुमने इतनी सारी शॉपिंग करी, 50,000 रुपए उड़ा दिए। मैंने उफ तक नहीं किया, लेकिन अपने माँ बाप बहन को इस तरह देखकर चुपचाप नहीं रहूंगा। ऐसा भी क्या शॉपिंग का शौक रखा है तुमने कि तुम्हें मेरे परिवार ही दिखाई नहीं दे रहा? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? वो तो अच्छा हुआ पायल ने मुझे सब कुछ बता दिया और मैं आ गया। मैंने ही लाकर दे दिए इन्हें ठंड के कपड़े। गौरव जी, मुझे माफ कर दीजिए, सच में मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं क्या, ऐसे मैं जब भी बाहर निकलती थी तो सिर्फ शॉपिंग करने लगती थी। मैंने किसी की भी जरूरत को समझा ही नहीं, मैं भूल जाती थी। मुझे माफ कर दीजिए गौरव जी, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी। कैसे माफ कर दूं? ठंड से कांप कांप कर मेरे माँ बाप मर जाएं, जब तुम्हें अकल आएगी क्या? मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, फिर कभी फालतू की शॉपिंग नहीं करूंगी मैं, और माँ जी पापा जी का सबका अच्छे से ख्याल रखूंगी। बेटा, बहू को माफ कर दे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ जी, पापा जी, दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, आपसे मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ठीक है। इसके बाद पीहू अपनी गलती को सुधारकर अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। रमेश अपनी बेटी दिव्या की शादी पंकज नाम के लड़के से कर देता है जिसकी अच्छी खासी नौकरी थी। अपनी इकलौती बेटी की शादी में रमेश खूब पैसा खर्चा करके अपनी बेटी को पंकज को सौंप देता है और पगफेरे वाले दिन पंकज उसे लेने आता है।
अरे पंकज बेटा, बहुत लाड प्यार से अपनी बेटी को पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है। इसका ख्याल रखना, इसकी आंखों में आंसू आने मत देना। अरे जी ससुर जी, आप निश्चिंत रहिए। अरे समधन जी, आज्ञा दीजिए, चलते हैं। अरे आप मेरे बेटे को कोई तोहफा नहीं देंगे? जमाई पहली बार घर आया है। अरे ऐसा नहीं है, जमाई जी के लिए मैं घड़ी लेकर आया हूँ, महंगी कंपनी की। अरे सुबोध बेटा, जरा वो तोहफा तो लेकर आना। ये पापा। तभी सुबोध वो तोहफा लाकर पंकज को सौंप देता है। तभी समधन सरोज कहती है, अजी ये तो बड़ा आम तोहफा है। अरे कुछ सोने की अंगूठी या चैन तो देते, पहली बार आने पर जमाई को ये देते हैं क्या? अरे समधन जी, सोने की अंगूठी और चेन तो शादी में दे दी थी, इसलिए सोचा घड़ी दे दूं। हाँ, कोई बात नहीं माँ, मेरे लिए ये बहुत कीमती तोहफा है। अच्छा पापा जी, अब आज्ञा दीजिए, मैं अपनी पत्नी को ले जाऊं? हाँ 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 बेटा, जरूर। तभी पंकज, दिव्या, सरोज अपने घर पहुंच जाते हैं। 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक था, पर सरोज अकड़ कर अपनी नई बहू से बात किया करती थी। तभी सुबह के समय उससे चिल्लाकर कहती है, अरे ओ नास पीटी करम चली बेहया, सूरज सर पर चढ़ गया लेकिन तेरी चाय अभी तक नहीं आई। अरे भूखा मार डालोगी क्या? सरोज की आवाज सुनकर जल्दी जल्दी दिव्या चाय नाश्ते की ट्रे लाकर कहती है, बस माँ जी, चाय लेकर आ ही रही थी मैं। अब सर पर क्या खड़ी है? जा जाकर बाकी का काम कर, या मेरे खाने पर नजर रखेगी और मेरे पेट में दर्द करवाएगी। नहीं माँ जी। ये कहकर दिव्या घर के झाड़ू पोछे का काम करने लगती है। वो पोछा लगा ही रही थी कि इतने में सरोज आती है। दिव्या उसे मना भी करती है, फिर भी उसकी बात ना सुनकर वह आगे बढ़ती है और गिर पड़ती है। अरे मोरी मैया, मैं तो मर गई रे। अरे मार डाला रे। करमचंदी नास पीटी बेहया, मुझे जान से मारना चाहती है ना, इसलिए तूने मुझे यहाँ गिरा दिया। साजिश की है तूने मुझे मारने की। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आपको मना कर रही थी, पर आप फिर भी चली आई, और आपको पता तो था कि मैं यहाँ पोछा लगा रही हूँ। करमजली नास पीटी बकवास कर रही है। ये नहीं कि मुझे उठाए, जुबान चला रही है मुझसे। बताती हूँ तुझे। नहीं माँ जी, मेरा ऐसा बोलने का कोई इरादा नहीं था। तभी दिव्या अपनी सास को उठाकर कमरे में ले जाती है। कुछ देर बाद खाने के समय सरोज गुस्से से दिव्या को कहती है, ये कैसा खाना बनाया है तूने, इतना नमक। अरे बीपी हाई कराकर मुझे मारना चाहती है ना। पता नहीं मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जिसके लिए तुम मुझसे बदला ले रही है। अभी ब्याह होकर आई है और आते ही ऐसे कर्म। माँ जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और आपके हिसाब से ही नमक डाला है। मुझे तो ज्यादा नहीं लग रहा। मुझे उल्टा जवाब देती है, मुझसे बदतमीजी करती है। अभी बताती हूँ तुझे। ऐसा कहते ही सरोज उसे एक तेज चांटा खींच कर मारती है। आह! माँ जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए आप मुझ पर हाथ उठा रही हैं। अब तू मुझे सिखाएगी सही क्या है और गलत क्या है। चली जा मेरे सामने से अपनी मनहूस शक्ल लेकर। ये सुनकर दिव्या अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी शाम को पंकज मुंह लटकाए नशे की धुत में लड़खड़ाते हुए आता है। तभी सरोज कहती है, क्या हुआ बेटा, तू इतना झूम क्यों रहा है? अरे बैठ। अरे दिव्या, जल्दी से पानी लेकर आ। ये लीजिए। अरे इनकी आंखें लाल क्यों हैं? पंकज जी, क्या हुआ आपको? मेरा बिजनेस डूब गया है, दिवाला निकल गया मेरा। जा जाकर अपने बाप से मेरे लिए पैसे लेकर आ। शांत हो जा मेरे बच्चे। सुना नहीं तूने मेरा बेटा क्या बोल रहा है? जा जाकर अपने बाप से पैसे मांग, अभी कॉल कर उसे। माँ जी, मेरे पिता ने सारा पैसा मेरी शादी में लगा दिया। यहाँ तक कि आपने जो बोला, पैसे, जेवर, गाड़ी, हर डिमांड पूरी की है। अब पिताजी पर पैसा नहीं है। अपने पति के लिए तो इतना भी नहीं कर सकती और जवाब देती है। अभी बताता हूँ। तभी पंकज दिव्या को थप्पड़ मारकर घसीटते हुए कमरे में ले जाता है और बेल्ट से मारने लगता है। कल की तारीख में तू अपने बाप से पैसे नहीं लेकर आई तो इस घर से हमेशा के लिए निकाल दूंगा तुझे। अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो हमारी शादी हुई, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसे कह सकता हूँ, बता लाएगी कि नहीं लाएगी? ऐसा बोलकर पंकज और दिव्या को बेल्ट से मारता है, जिसके बाद उसके शरीर से खून निकलने लगता है और वह दर्द से चिल्लाती है, पंकज जी मुझे छोड़ दीजिए, मैं कल पैसे लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, अगर दहेज नहीं लाई तो जानती है ना क्या करूंगा। ऐसा बोलकर वो सो जाता है और सास पीटते हुए कमरे से बाहर तमाशा देखकर कहती है, जब तक दहेज लाकर हमें और माला माल नहीं कर देगी, इसकी तो ऐसे ही अपने बेटे से खाल उधड़वाऊंगी मैं। ऐसा बोलकर सरोज अपने कमरे में चली जाती है। वहीं सुबह सरोज उससे कहती है, तूने अपने बाप को फोन करके 5 लाख रुपए नहीं मंगवाया ना? चल फोन कर अपने बाप को।
जी माँ जी। तभी वो सास के सामने अपने पिता को कॉल करती है। पापा कैसे हो आप? वो मुझे कुछ काम था। हाँ बेटा, बेझिझक बोल। और ये क्या आवाज क्यों आ रही है? तू रोई है क्या? नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उनका बिजनेस ना डूब गया है, तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। आप मुझे 5 लाख रुपए भिजवा देंगे? इतने सारे पैसे? चल तू रो मत, मैं जुगाड़ करता हूँ बेटा। तभी अगले दिन सुबोध 5 लाख रुपए का बैग लेकर आता है। ले बहन, जीजाजी को ये पैसे दे दियो। ठीक है भैया। तभी सुबोध की नजर अपनी बहन के हाथ और चेहरे पर जाती है, जहां उसके मारने के निशान देखकर वो सरोज के सामने कुछ नहीं कहता और चला जाता है, पर घर आकर उसे कॉल करता है। दिव्या, तेरे शरीर पर ये निशान कैसे हैं? पंकज ने तुझ पर हाथ उठाया है क्या? कुछ नहीं भैया, वो गिर गई थी मैं, तो चोट लग गई। मैं खुश हूँ भैया। अच्छा, गैस पर खाना बन रहा है, मैं वहां जाती हूँ, बाय। कॉल काटने के बाद दिव्या फूट फूट कर रोती है। कितनी फूटी किस्मत है मेरी। सोचा तो शादी के बाद खुश रहूंगी, लेकिन यहाँ तो मेरी जिंदगी नर्क हो गई है। अपने भाई से अपनी बातें छुपानी पड़ रही हैं, किसी को कुछ कह भी नहीं सकती। धीरे धीरे पंकज और सरोज उस पर अत्याचार करने लगते हैं और बार बार दहेज की डिमांड करते हैं। तभी एक दिन पंकज फिर से उससे दहेज मांगता है। मुझे पैसों की जरूरत है, अपने बाप से जाकर और पैसे लेकर आ। कल के कल ही मुझे पैसे चाहिए, वो भी पूरे 2 लाख रुपए। आप ये क्या बोल रही हैं? कुछ दिन पहले ही तो मैंने आपको बहुत सारे पैसे लाकर दिए हैं। क्यों बार बार मुझसे दहेज मांगते हैं आप? पिताजी पर भी कर्जा हो चुका है और भाई भी कितना मांगेगा? तुझे एक बार की बात समझ नहीं आती? जाकर दहेज लेकर आ। माँ जी, वो कर्ज में डूब चुके हैं, आप दोनों समझते क्यों नहीं हैं? माँ, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे पीटना पड़ेगा। तभी पंकज अपनी माँ के सामने दिव्या को बेल्ट से मारता है, उसके बाद पकड़कर खींचता है। माँ जी ने रोकिए, मुझे छोड़ दीजिए। माँ जी, आप इन्हें कुछ कहती क्यों नहीं है? तू इसी के लायक है। पंकज उसे मार मार के अधमरी कर देता है। तभी सुबोध पुलिस लेकर वहां पहुंच जाता है और अपनी बहन को ऐसे देखकर कहता है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना, ये आदमी जालिम खूंखार जानवर की तरह है। देखिए इसने मेरी बहन का क्या हाल बना रखा है। वो तो अच्छा हुआ जो मुझे उस दिन शक हो गया और मैं यहाँ आ गया। कांस्टेबल, गिरफ्तार करो इसे। क्यों रे, बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तुझे? अपनी मर्दानगी अपनी बीवी पर दिखाता है। थाने चल, तेरी सारी मर्दानगी उधर उतर जाएगी डंडे से पीट पीट कर। भैया अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे नहीं रहना इनके साथ। ये मुझे मार डालेंगे। बार बार दहेज मांगते हैं। पापा पर और आप पर कितना कर्ज हो गया है, और अभी भी ये दहेज ही मांग रहे थे। परेशान मत हो बहन, मैं आ गया हूँ। ऐसा केस करूंगा कि जिंदगी भर ये जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। अरे मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ मेरे बेटे को। अरे तू भी चल बुढ़िया, तुझसे तो चक्की पर आटा पिसवाना है। दहेज लेने के जुर्म में इतनी सजा मिलेगी कि दोबारा दहेज मांगना भूल जाओगे। इस तरह पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके ले जाती है और दहेज के केस पर कड़ी से कड़ी सजा देते हैं, जिसके बाद दिव्या आत्मनिर्भर होकर अपने भाई और पिता के साथ खुशी खुशी रहती है। मोनिका चुड़ैल रोहन नाम के भूत से बहुत प्यार करती थी। कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। उनकी शादी की खबर यमलोक के यमदूत को जैसे ही पता चलती है, वो उनसे उनकी सारी शक्ति वापस ले लेता है और कहता है, मोनिका चुड़ैल, भूतिया रोहन, तुम दोनों से मैंने ये बिल्कुल भी आशा नहीं की थी, इसलिए अब मैं तुम्हें यमलोक से बर्खास्त कर रहा हूँ। जाकर अपनी आम जिंदगी बिना शक्तियों के भूतिया लोक में जियो। अगर हमारे प्यार करने की ये सजा है तो हम ऐसे ही रह लेंगे। दोनों भूतिया पति पत्नी बिना शक्तियों के भूतिया लोक में अपनी मजदूरी करके गुजारा करते हैं, जिसके 1 साल बाद उन्हें एक प्यारी सी अनामिका नाम की चुड़ैल बेटी होती है। अरे वाह वाह वाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी छवि है इसमें। लेकिन देखना, सबसे ज्यादा प्यार मैं ही करूंगा। कर लेना, आपकी ही बेटी है आखिर। बस एक प्यारा सा मेरे जैसा बेटा और हो जाए, फिर हमारी भूतिया फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। हम दो, हमारे दो। अजी कोई सा भी बच्चा हो जाए, है तो हमारा अंश ही। बेटा बेटी से क्या फर्क पड़ता है? अरे बहुत फर्क पड़ता है, आखिर मुझे अपना वंश भी तो आगे बढ़ाना है। रोहन भूत की कही बात मोनिका के मन में खटक जाती है और बेटे के इंतजार में मोनिका रोहन के लिए 5 बेटियों को जन्म देती है। 1 साल की बेटी रोनिका मोनिका की गोद में थी, तभी रोहन कहता है,
बस बहुत हुआ। तुम तो मुझे वो दे ही नहीं सकी जो मैं चाहता था। मोनिका, मुझे एक बेटे की चाहत थी, वो भी तुम पूरी नहीं कर पाई। 5 भूतिया बेटियां दे दी। अरे इनकी शादी कब तक करवा कर मैं दहेज देता रहूंगा। मुझे बेटा चाहिए, इसलिए मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। तुम्हें छोड़कर अब इन बच्चों को खुद पालना। अजी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप होश में तो हैं? मैं इन 5 लड़कियों को अकेले कैसे पालूंगी? ये आपकी भी तो बेटियां हैं। नहीं, मुझे अब तुमसे और तुम्हारी 5 बेटियों से कोई वास्ता नहीं है। फिर लौटकर मेरे पास कभी मत आना, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर रोहन उसे एक कच्चा मकान देकर सारा कीमती सामान लेकर चला जाता है और जाकर किसी और चुड़ैल से दूसरी शादी कर लेता है। कुछ दिन बीतते हैं, घर में बचा कुचा राशन भी एक एक करके खत्म हो जाता है। तभी उसकी बड़ी बेटी अनामिका, जो 12 साल की थी, वो कहती है, माँ अब क्या होगा? अब हम कैसे रहेंगे? घर में खाने को कुछ भी नहीं है, भूख भी लग रही है, मुझे भी और छोटी को भी। माँ खाना दो ना। माँ रो मत मेरी बच्चियों, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यूं भूखा तड़पने नहीं दूंगी। कुछ ना कुछ करती हूँ। तुम्हारे पिता से इतना प्यार किया और उन्होंने हमें बीच मंजर में यूं ही छोड़ दिया, सोचा नहीं था। माँ आप पिताजी के लिए आंसू मत बहाइए। जब उन्हें आपकी और हमारी परवाह नहीं है तो अपने आंसू बर्बाद मत कीजिए, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। तभी मोनिका चुड़ैल की सबसे छोटी बेटी रोनिका, जिसका नाम रोहन और मोनिका के नाम को जोड़कर रखा गया था, वो भी अब रोने लगी थी। मोनिका चुड़ैल अपनी एक बच्ची को गोद में लिए और चारों बेटी को लेकर हर जगह भटकती है, पर उसे कोई खाना खाने के लिए नहीं देता। वो सिग्नल पर बेबस लाचार की तरह खड़ी थी, जहाँ कुछ भूत और चुड़ैल उन पर पैसे फेंक कर चले जाते हैं। ये देखकर मोनिका कहती है, क्या दिन आ गए हैं? अब भूतिया लोग हमें गरीब भिखारी समझते हैं। कैसे भी करके बस चमत्कार हो जाए, हमारी गरीबी खत्म हो जाए। मैं कैसे अपनी 5 बेटियों को ऐसे लेकर जीऊं? खाना न मिलने पर मोनिका चुड़ैल अपनी बेटियों को कचरे के डिब्बे में से ढूंढकर खाना खिलाती है। भूख तो मिटी नहीं थी, पर कुछ देर के लिए भूख शांत हो गई थी। ऐसे बात नहीं बनेगी, मुझे कोई ना कोई काम ढूंढना पड़ेगा। तभी मोनिका एक भूतिया सेठ के पास जाकर झाड़ू पोछा करने का काम मांगती है, जो कि उसे नहीं मिलता। संघर्ष करते हुए वो आगे बढ़ती है, काम को ढूंढती है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। रोते बिलखते हुए 3 दिन और बीत जाते हैं। तभी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर रोनिका को गोद में लिए मोनिका रोते हुए काम मांगती है, जिसके बाद वो चुड़ैल उस पर तरस खाकर कहती है, तुम 5 चुड़ैल बेटियों के साथ अकेली हो, सिर्फ इसलिए मैं तुम्हें काम दे रही हूँ, तो अच्छे से काम करना। मेम साहब आप निश्चिंत रहिए, मैं सारा काम अच्छे से करूंगी, मेरे बच्चे ही बैठे रहेंगे। चुड़ैल मोनिका मेहनत से वहां पत्थर उठाने का काम करती है। ये सब होता हुआ देख यमराज कहता है, मोनिका चुड़ैल ने भूतिया रोहन के साथ भागकर शादी कर ली, पर उसने ही इसका साथ नहीं दिया। छोड़ गया इसे बीच मंजर में 5 अकेली चुड़ैल बेटियों के साथ। मैं इन्हें इस हालत में नहीं देख सकता। मैं मोनिका की शक्तियां वापस लौटाऊंगा, जिससे वो आत्मनिर्भर हो सकेगी। जादुई गोले से मोनिका की ऐसी हालत में देखकर यमराज जादू से 5 बच्चियों समेत उसे यमलोक में बुला लेता है। अचानक खुद को वहां देख मोनिका कहती है, अरे मैं अचानक उस रास्ते से इस यमलोक में कैसे आ गई? चिंता मत करो, मैंने अपनी शक्तियों से तुम्हें यहाँ बुला लिया है। तुम्हारी ऐसी स्थिति देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस लौटा रहा हूँ। सच में यमराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। आंख बंद करके मंत्र का जाप करते ही यमराज मोनिका को उसकी शक्तियां वापस लौटा देता है और कहता है, जाओ, मैंने तुम्हारी शक्तियां तुम्हें वापस लौटा दी। अब इन 5 चुड़ैल बच्चियों का जीवन उज्जवल करो, इन्हें शक्तियां सिखाओ। यमराज का शुक्रिया अदा कर मोनिका चुड़ैल एक जंगल की ओर जाती है, जहां वो अपनी चारों बेटियों को जादू करना सिखाती है। वो चारों चुड़ैल बेटियां एक भूतिया मूर्ति को बीच में रखकर शक्तियां पाने के लिए तपस्या करती हैं। 21 दिन पश्चात उसकी चारों बेटियों को शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसके बाद उसकी सारी बेटियां शक्ति प्रदर्शन करके दिखाती हैं। अनामिका अपने जादू से उड़ते हुए पंछी को गिरा देती है। शाबाश मेरी चुड़ैल बच्चियों, अब तुम में वो शक्ति आ चुकी है जो मुझ में है।
अब अपनी मेहनत से एक अच्छा घर और उसमें मौजूद सारी जरूरतमंद चीज जारी करो। रोनिका जब बड़ी होगी तो उसे भी मैं ये विधि सिखा दूंगी, जिससे वो भी अपनी शक्तियाँ प्राप्त कर लेगी। जी माँ। देखना माँ, अब आपको किसी भी चीज की जरूरत महसूस नहीं होगी। अपनी माँ की बात सुनकर अनामिका अपने जादू से एक बड़े से घर को प्रकट करती है, जिसके भीतर का सामान, फर्नीचर इत्यादि रिद्धिमा भरती है। वहीं लौकी भूतिया रसोई घर का सारा राशन भरती है। चारू घर के साज सज्जा को बरकरार करती है, जिसके बाद मोनिका अपने 5 बच्चों को खाना पकाकर खिलाती है। बच्चों, तुमने ठीक से खाना तो खाया ना? माँ, खाना तो खा लिया, पर भूख शांत नहीं हो रही और भूख लगी है और खाना दे दीजिए। हमारे जीवन में संघर्ष इतना आया कि भूख कब बढ़ गई पता ही नहीं चला। ले बेटा और खा ले। तभी मोनिका चुड़ैल अपनी 4थे नंबर की बेटी को खाना परोस देती है। शक्तियां वापस लौट आने से मोनिका का जीवन अब अच्छे से बीत रहा था। एक शाम पड़ोसन निहारिका चुड़ैल उसे अपने बच्चे की जन्मदिन पार्टी में बुलाती है। उसका बेटा रंपा भूत बोलता है, अरे अरे रिद्धिमा, तू अपनी चारों बहन और मम्मी के साथ आई है, तेरे पापा नहीं आए। देख, मेरे पापा तो यही हैं, मेरे दोस्त के मम्मी पापा भी आए हैं, तेरे पापा कहाँ हैं? मुझे नहीं पता मेरे पापा कहाँ हैं। वैसे भी मुझे पापा की जरूरत नहीं है, मेरी माँ ही मेरी माँ पापा है। अरे लगता है 5 बेटियां बिन बाप की है। आगे पता नहीं उनका क्या होगा, कैसा भविष्य होगा। पता नहीं माँ ही कैसे चरित्र की है। तभी एक चांटा मारकर मोनिका चुड़ैल उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह चरित्र प्रमाण पत्र देने की? जानती भी हो अपनी 5 बेटियों के साथ मैंने किस तरह संघर्ष भरी जिंदगी बिताई है। ये 5 बच्चियां मेरी अंश है और मेरे पति भले ही साथ ना हो, लेकिन मैं अपनी बच्चियों को दोनों का प्यार दूंगी। किसी चीज की भी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। इतना काबिल बनाऊंगी कि तुम्हारी तरह बचकानी बात न करे, हमेशा दूसरों का सम्मान करे, मदद करे। निहारिका चुड़ैल सबके सामने बेइज्जत होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसकी वो माफी मांगते हुए कहती है, मोनिका मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। सच में तुमने बहुत संघर्ष में इतनी जिंदगी बिताई है और बहुत अच्छी परवरिश दी है तुमने अपनी बेटियों को। अब मैं कभी किसी को भी गलत बोलने से पहले 2 बार सोचूंगी। मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम पर हाथ उठाया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही काफी है। चलो अपने बच्चे का केक कटवा लो। इस तरह निहारिका चुड़ैल अपने बच्चे का केक कट करवाती है। वक्त बीतता है, मोनिका अपनी छोटी बेटी को भी शक्तियां सिखा देती है और कुछ सालों बाद उसकी 5 बेटियां अपने पैरों पर खड़ी होकर अच्छे-अच्छे ओहदे प्राप्त कर कामयाबी हासिल करती हैं।